फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हम करते क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षक संबंधी सुधार किए थे? जो शिक्षा से संबंधित सुधार थे वो कौन से मुगल सम्राट ने किए थे? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं एंड ऑप्शन डी अकबर। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। सबसे जो मुगल सम्राट थे उन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे वो थे अकबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अकबर जो थे एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष तथा विद्वान राजा थे। इन्होंने कई सुधार किए जैसे कि विधवा विवाह, बाल विवाह को रोका तथा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और भरसक प्रयास किए। बहुत सारे प्रयास किए इन्होंने। हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल भी अकबर की जो शासनकाल था उसी को माना जाता है। जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत नामक वो लिखा महाकाव्य, और तुलसीदास, अब्दुल रहीम खान खाना, बिरबल अकबर के प्रसिद्ध कवि थे ये। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि इनको माना जाता था। अकबर का जो काल था वो बहुत ही स्वर्णिम काल था। बहुत ही विद्वान राजा थे ये। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी हरिहर प्रथम। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसने दिया था? किसके शासनकाल में निर्मित हुआ ये? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित प्रसिद्ध हजारा मंदिर। और विजयनगर की स्थापना के बारे में बताऊं तो दो भाई थे, सगे भाई, हरिहर नामक और एक बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी 1505 में। और ये बहुत ही अच्छा, विजयनगर बहुत ही प्रसिद्ध इसको माना जाता है। और सम्राट कृष्णदेवराय ने ही अपने शासनकाल के दौरान जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है इसका निर्माण करवाया। जो ये कृष्णदेवराय थे निजी पूजनालय हुआ करता था। यह मंदिर विट्ठल स्वामी मंदिर का समकालीन और उसी के समान तत्कालीन शैली का आदर्श है। ये इसके कुछ मुख्य तथ्य है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। चलिए देखते हैं हम अगला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए 71वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन बी 62वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन सी 63वें संविधान संशोधन में, और ऑप्शन डी है 64वें संविधान संशोधन में। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 61वें। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 71वां नहीं है, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में ये संविधान संशोधन आया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत, जिसमें मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी तथा इसके द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था ये। हमें ध्यान रखना है 61वें संविधान संशोधन 1988 में ये किया गया था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक एंड ऑप्शन डी है बलबन। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि किस सुल्तान के शासन में बाजार सुधार लागू किया था। तो वो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही प्रतापी सुल्तान था। इसने अपने ससुर का वध करके
जलालुद्दीन खिलजी का वध करके ये पदवी धारण की थी, ये गद्दी धारण की थी। अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधारों में भू राजस्व सुधार, बाजार सुधार किए थे तथा बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नाम का अधिकारी करता था तथा मूल्यों की स्थिरता यानी अभी मुद्रास्फीति अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसने बाजार सुधार के रूप में गल्ला मंडी बाजार जैसे अनाज से संबंधित थे, उस टाइम पे वे कहा करते थे सराय अदल यानी विनिर्मित वस्तुओं का बाजार, मवेशी एवं दास बाजार, सामान्य बाजार आदि में इसने सुधार करवाए थे। ये बहुत ही प्रतापी सुल्तान था यानी बहुत खतरनाक अलाउद्दीन खिलजी। सो ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या पूछा है क्वेश्चन में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1907 एंड ऑप्शन डी 1906। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1906। इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर, इम्पोर्टेंट डेट है, 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। जो कि इसके संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक थे और इसके पहले अध्यक्ष वक़ारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। बहुत लंबा नाम है लेकिन ध्यान में रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वक़ारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। सो मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था और उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना, ये कई इसके उद्देश्य थे जिसके ज़रिए इस लीग को बनाया गया था। सो 30 दिसंबर 1906 इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रखना हमें। और इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंचनजंगा के बारे में कहीं ना कहीं से पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में रखिए। सो ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम इसके फैक्ट्स क्या होने वाले हैं। थोड़ा इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, सो हमें इसका ध्यान रखना है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, दूसरी है गार्डविन आइस्टीन K2 और तीसरी है कंचनजंगा। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई बताऊं तो 85-86 मीटर यानी 8586 मीटर है। यह भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है तथा 2016 में इसको यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित किया था। तो इसके कई सारे फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। सो क्या पूछा है? अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण। सो आइए फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं हम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण पूछा है तो वो है ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी। घग्गर नदी जो भूभाग पर ही समाप्त हो जाती है वो अंतःस्थलीय अपवहन तंत्र बनाती है।
अर्थात मैं बताऊं इसका तो जो नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले ही भूभाग पर समाप्त हो जाती, यानी वो पूर्ण रूप से समुद्र से नहीं मिल पाती है। घग्गर नदी शिवालिक से गिरपाद से निकलकर राजस्थान के मरुस्थल में खो जाती है, यानी ये तो पूरी तरीके से समुद्र में नहीं मिल पाती है तथा राजस्थान के मरुस्थल में ही खो जाती है ये। सो इम्पोर्टेंट है। यह अंतःस्थलीय अपवन तंत्र बनाती, जबकि नर्मदा तथा माही नदियाँ जो होती है वो खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है तथा कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीनों चारों के फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं। माही जो है वो खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। माही और नर्मदा ये वाली दोनों नदियाँ ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और जो कृष्णा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है घग्गर, जो अंतःस्थलीय अपवन नदी का तंत्र बनाती है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? बॉक्साइट ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी टीन एंड ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। सो बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है ये बताना है। सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम इसकी कच्ची धातु है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? एल्यूमिनियम की। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है तथा जो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क भी है, ये भी हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तथा बॉक्साइट अयस्क में एल्यूमिनियम की मात्रा 40% से अधिक होती है। यह अलोहयुक्त खनिज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसी भी तरह से हमें से क्वेश्चन किया जा सकता है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में बॉक्साइट अधिकतर पाया जाता है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के अनुमानित भंडार 20 से 30 करोड़ टन के हैं, जो देश के कुल भंडार का लगभग 40% है। सो ध्यान रखना, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन ए 124 गुना, ऑप्शन बी 100 गुना, ऑप्शन सी 109 गुना एंड ऑप्शन डी है 115 गुना। सो क्या पूछा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना अधिक है, मतलब 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पूछा जाए तो सूर्य का व्यास है 1.3914 मिलियन किलोमीटर है। और पृथ्वी का व्यास अगर पूछा जाए तो 127.42 किलोमीटर। इसीलिए सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है तथा सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिए, फिर से बताती हूँ। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है तथा जो सूर्य का आयतन है वो पृथ्वी से के आयतन से 13 लाख गुना ज़्यादा है। और सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3.33 लाख गुना ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखना है। सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर तथा क्रमशः केंद्र, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना के होते हैं। और ये सूर्य के चमकने का कारण संलयन क्रिया द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना सूर्य का चमकना होता है। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। रेट डाटा बुक अथवा रेट लिस्ट से संबंधित संगठन है। ऑप्शन ए UTES, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी IBWC एंड ऑप्शन डी WWF। सो रेट डाटा बुक से हमें बताना है कि इससे संबंधित संगठन कौन सा है। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी IUCN रेट डाटा बुक से संबंधित संगठन है। सो इसके अगर फैक्ट्स के बारे में देखें तो IUCN एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या करता है, एक संकटग्रस्त प्रजातियों की पहली सूची, मतलब जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं हमारे जैव विविधता में, उनको
प्रदर्शित करता है रेड बुक के ज़रिए। और जो संकटग्रस्त प्रजातियों की पहली सूची आई थी वो 1964 में निकली थी, और उसके बाद से लगभग प्रत्येक साल IUCN रेड लिस्ट सूची को निकालती रहती है। और ये क्या करता है, संकटापन्न जो प्राणी होते हैं, पादप की जानकारी ये हमें सूची के माध्यम से देती है। IUCN विश्व भर की विभिन्न प्रजातियां तथा जातियों के संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला एक गैर सरकारी, क्या बोला है मैंने, एक गैर सरकारी सर्वोच्च संगठन है जो UNO की निगरानी में होता है। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। जो विलुप्त प्राय वन से विलुप्त होती है, जो घोर संकटाग्रस्त, संकटापन्न, दुर्लभ प्रजातियां होती है, इनकी ये लिस्ट तैयार करता है IUCN। पूछा जा सकता है हर एग्ज़ाम में, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है संगठनों का। सो ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय मृदा में, ऑप्शन बी ठंडी मृदा में, ऑप्शन सी कैल्शियम युक्त मृदा में, एंड ऑप्शन डी है क्षारीय मृदा में। सो हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि किस में करते हैं, आइए देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है क्षारीय मृदा में। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि क्षारीय मृदा में करते हैं। इसके इफेक्ट्स अगर जाने फ्रेंड्स, तो हेलोफाइट्स ऐसे पादप समूह है जो एस्चुरी में यानी दलदली क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र तथा झीलों के तटवर्ती समुद्रों के किनारे पैदा होते हैं, तथा ये वैसे पानी में ज़्यादा पनपते हैं जहाँ लवणता ज़्यादा होती है। और लवणता वाला क्षेत्र है फ्रेंड्स गुजरात में तथा आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में लवणता वाला अधिकतर क्षेत्र पाया जाता है। एंड कुल पादप वर्ग से सिर्फ 2% ही यह है विश्व के कुल पादप में हेलोफाइट्स। सो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैव विविधता में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 23 मार्च, एंड ऑप्शन डी 21 अप्रैल। सो क्या पूछा है फ्रेंड्स, ओजोन परत संरक्षण दिवस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इन तीनों के बारे में बात करें तो हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तथा 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 21 अप्रैल को विश्व सृजनात्मक और नवाचार दिवस यानी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। सो हमने लगभग चारों के इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जान लिया है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स, एंड ऑप्शन डी सैटर्न। सो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है नेपच्यून। आइए इसके फ्रेंड्स फैक्ट के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। सो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, और यह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर अवस्थित है, जिसके कारण सबसे ठंडा ग्रह बन जाता है। इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये निकल कर आता है। और इसकी खोज किसने की थी, जोहान गोटफ्राइड गेले ने 23 सितंबर 1846 को। सो और एक और फैक्ट है इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक होता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम व कुछ मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण इस ग्रह का रंग कैसा होता है, गहरा नीला होता है। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डरबन नगर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, एंड ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका।
सो डरबन नगर का पूछा है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डरबन नगर दक्षिण अफ्रीका में है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर। यह दक्षिण अफ्रीकी राज्य वनवाजुलू नटाल का सबसे बड़ा शहर है। कौन से राज्य का? वनवाजुलू नटाल का सबसे बड़ा शहर है। यह जोहान्सबर्ग तथा केप टाउन के बाद दक्षिण अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। जोहान्सबर्ग और केप टाउन के बाद दक्षिण अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। जो डरबन है दक्षिण अफ्रीका का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। सो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हमारे अगले वीडियो भी पहुंच सके और आपकी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे कम नागरिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए सिक्किम, बी केरल, सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी मणिपुर। सो भारत में सबसे कम नागरिक जनसंख्या वो कहाँ पर है? सबसे कम नागरिक जनसंख्या। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम नागरिक जनसंख्या है। इसमें नागरिक जनसंख्या 1.53 लाख अर्थात 25.2% है। सबसे ज़्यादा नागरिक जनसंख्या का परसेंट है गोवा में 62.2%। सो सबसे कम वाला सिक्किम है और सबसे अधिक नागरिक जनसंख्या वाला गोवा राज्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। ये भारत में कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा से लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने स्टेट? 9 स्टेट और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा से लगे हुए हैं। और जो भारत की मुख्य भूमि तथा द्वीपों से तटरेखा की कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो वो है 7576.6 किलोमीटर। यह तटरेखा प्राय सीधी और स्पष्ट है। सो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1969 एंड ऑप्शन डी ए 1965। सो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? वो किया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके फैक्ट्स के बारे में जाने तो भारत सरकार ने जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम में बदला था, और उसके बाद सरकार ने 19 जुलाई 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। और ये जो सभी वाणिज्यिक बैंक थे, कौन से बैंक थे? ये सभी वाणिज्यिक बैंक थे। इनमें वे सभी बैंक थी जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। और इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को एक अन्य अध्यादेश द्वारा भारत सरकार ने 6 अन्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया था। और 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। और वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 27। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। 27 हमें याद रखना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण,
ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन एंड ऑप्शन डी जल प्रदूषण। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानना है तो क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 में जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन यानी UNFCCC द्वारा प्रवर्तित संधि है। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? एक UNFCCC द्वारा प्रवर्तित संधि। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य था वायुमंडल में 6 ग्रीन हाउस गैसों में घनत्व को नियंत्रित करना, जिससे मनुष्य जीवन द्वारा जलवायु प्रणाली में कोई हानिकारक रुकावट ना पड़े। ऐसा इसका उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जलवायु परिवर्तन। और इस संधि के तहत औद्योगिक देश वर्ष यानी 1990 की तुलना में उसके सामूहिक CHG उत्सर्जन का 5.2% कम करने पर सहमत हुई थी। ये संगठन में हुआ था। इस संधि में ही कार्बन क्रेडिट की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इस संधि का लक्ष्य 2008 से 2012 तक समाप्त करना था। बहुत बड़ी संधि थी क्योटो प्रोटोकॉल, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है हमें। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 19। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा और झेलम, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी गंगा और सिंधु। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। फ्रेंड्स इसके फैक्ट्स के बारे में जाने तो यह डेल्टा बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर बनाती है ये डेल्टा? ये दोनों नदियाँ मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है तथा इसका एक बड़ा भाग बांग्लादेश में भी विस्तृत है। और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन यहाँ पाए जाने वाले दलदली वृक्ष सुंदरी की अधिकता के कारण पड़ा है। यानी कि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ गया। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? क्या पूछा है क्वेश्चन में? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इजिप्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने व्यवहारिक पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रीय पर्यावरण को सुदृढ़ करने एवं विरासत संरक्षण परियोजना के लिए एक माओवाद समर्थन संगठन, उसका नाम था ग्रीन आर्मी, को प्रारंभ किया था। और यह ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अलग मंत्रालय बनाकर घोषित किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस को।